हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। ये दो बुक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, लेकिन हम इस सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के ऊपर। तो जो हमारा शायद सेमेस्टर 3 में जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो भाई अगर सीरीज पसंद आए या फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और थ्योरेटिकल सीरीज या फिर ग्राफिकल सीरीज होने की वजह से इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन्हीं बच्चों को इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। नोट्स का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज रखा गया है। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं मोनोपोली के ऊपर। यानी कि हमारा यूनिट 1 जो है वो है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि मार्केट में कितने प्रकार की कंपनियां काम करती है, यानी कि कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज काम करती है। उसमें से एक है लेसन नंबर 1 यानी कि मोनोपोली। अब मोनोपोली का सबसे पहले मतलब समझते हैं। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? ये मोनोपोली जो है ना दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मोनो प्लस पोलियन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। अपने बचपन में बहुत बार वर्ड सुना होगा। और पोलियन का मतलब क्या होता है? सेलर। जहां पे एक सिंगल सेलर अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करे उसको बोलते हैं मोनोपोली। पहले हम मोनोपोली को फिर डीप में समझेंगे, फिर हम समझेंगे इसके एग्जांपल्स को अच्छे से। कि मैं यहाँ पे इंडिया की एक कंपनी का बिल्कुल डीप में एग्जांपल दूंगा जहां पे हम उस कंपनी के वो कंपनी काम कैसे करती है, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मोनोपोली बिजनेस अपने आप में सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है और वो लोग एक मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेलर है किसी गुड्स या किसी सर्विसेज के। और वो सिंगल सेलर क्यों है उसको भी समझने के ऊपर कोशिश करेंगे। क्यों मार्केट में और फर्म्स एंटर नहीं करती उस टाइप की। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेसन के? पहला, अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ मोनोपोली, समझा चुका हूं मोनोपोली होता क्या है। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के भी टाइप होते हैं तो वो कौन कौन से होंगे वो समझेंगे। तीसरा, एनालाइज इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट फर्म, यानी कि एक मोनोपोलिस्ट फर्म ऐसे कितने यूनिट प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। यानी कि वो पॉइंट जहां पे एक मोनोपोलिस्ट फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम हो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। फोर्थ क्या आता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, की क्या रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। और पांचवा, एक्सप्लेन एंड एनालाइज मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर को हमें समझना होगा और समझाना होगा। तो यहां पे देखो मोनोपोली का मतलब क्या लिखा हुआ है। मोनोपोली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मोनो प्लस में पोलियन। मोनो का मतलब सिंगल, पोलियन का मतलब सेलर। जहां पे एक सिंगल सेलर अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करे उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं दो एग्जांपल्स लूं इंडिया कंपनीज के अंदर, एक तो इंडियन रेलवेज जो मोनोपोली एंजॉय कर रही है, दूसरा है एग्जांपल आईईएक्स। लेकिन फिलहाल इन दोनों कंपनीज के कुछ शेयर्स गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किए हुए हैं, कंप्लीट मोनोपोली नहीं है, लेकिन फिर भी मेजर जो शेयर्स हैं वो इंडियन रेलवेज में अभी भी इंडियन रेलवे के पास ही है, यानी कि 70 to 80%। और ऐसे आईईएक्स के 90% जो शेयर्स हैं वो भी गवर्नमेंट के पास ही है। आईईएक्स यानी कि 90% काम अभी भी वही कर रही है, बस गवर्नमेंट ने लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया कि किसी और कंपनीज को अगर वो चाहे तो एंटर कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने मोनोपोली का मतलब समझ लिया। अब यहां पे देखो, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। ये कैसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है? वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, जहां पे एक सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर वेयर देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जहां पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या? देखो, एक सिंगल सेलर कब होगा? जब उसी प्राइस लेवल पे कोई और बंदा सेम सर्विसेज या फिर सेम गुड्स प्रोवाइड ना कर पा रहा हो तो उसको हम बोलेंगे वो मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। इसका मतलब नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो काहे का मोनोपोली? जब मेरे पास ऑप्शंस होंगे, मैं ये कंज्यूम करूं चाहे ये कंज्यूम करूं, चाहे मैं इस प्रोड्यूसर के गुड्स से सर्विसेज खरीदूं या फिर इस प्रोड्यूसर के गुड्स से सर्विसेज खरीदूं, तो कहां से मोनोपोली? अगर उसने प्राइस बढ़ाया मैं उसके पास चला जाऊंगा, उसने बढ़ाया तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं होता दूर दूर तक। ठीक है, अब इसके बाद एंड देयर इज बैरियर्स टू एंटर इन द मार्केट। बहुत से बैरियर्स होते हैं मार्केट में एंटर करने के, वरना कोई भी मोनोपोली फर्म को तोड़ सकता था और उसके अंदर बीच में घुस सकता था। ठीक है, तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। अब हम समझते हैं पहले एग्जांपल, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। मैंने एग्जांपल दिया इंडियन रेलवेज का। इंडियन रेलवेज मोनोपोली एंजॉय कर रही है, ठीक है। और मोनोपोली कंपनी का फायदा क्या होता है? एक तो पहली बात, उसके टक्कर में कोई कंपनी नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन खत्म हो चुका है। फिर ये करती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का भी पापा कमाते हैं लोग, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट, अंधाधुंध पैसा आते हैं। लेकिन फिर हमने सुना है कि इंडियन रेलवेज घाटे में रहती है।
है ना। हर साल जैसे मैं डाटा देता हूं ना कि जब बजट आता है या फिर जब इनकम होती है तो इंडियन रेलवे ज्यादातर घाटे में आता है। उसका एक मेन रीजन क्या है, उसका एक मेन रीजन है क्योंकि ये है गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट ओन करती है इस कंपनी को। और जब गवर्नमेंट ओन करती है तो गवर्नमेंट काम किसके लिए करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए। तो गवर्नमेंट काम करते हैं वेलफेयर के लिए, इसलिए गवर्नमेंट कम से कम प्राइजेस में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करती है। लेकिन लोगों को फिर भी रास नहीं आता, लोग फिर भी गवर्नमेंट का काटते चलते हैं। कैसे, टिकट नहीं लेंगे जाते वक्त, बहुत सी चीजें होती है जो हम लोग नुकसान करते हैं, है ना। रेलवे का पंखा फाड़ के घर पे ले आए, ठीक है, पसंद आ गया पंखा, रेलवे कोई और चीज पसंद आ गई, घर पे उठा के ले आए। तो वो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादातर लोग टिकट भी लेते, बहुत से रीजन होते हैं जो कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन रेलवे ज्यादातर घाटे में रहती है, ठीक है, क्योंकि वो वेलफेयर का काम करती है। दूसरी बात है भैया, इस मार्केट में कोई और कंपनी क्यों नहीं घुस पा रही? और भी तो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि मेट्रो चल रही है, वैसे ही इंडियन रेलवे टक्कर में भी और भी कंपनीज आ सकती हैं। तो क्यों नहीं आ पाती और भी कंपनीज इसमें? तो उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो कोई और अगर कंपनी इस रेलवे के अंदर गई पर जा नहीं पाएगी, उसका रीजन क्या है, गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करती है। और जब तक गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी कोई और इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकता, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, घुस भी गई तो वो इतनी बड़ी फैसिलिटी, ठीक है, सेम प्राइस लेवल पे नहीं दे पाएगी। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पहले आपको पटरियां लगवानी पड़ेंगी, जगह ढूंढनी पड़ेगी, स्टेशन बनवानी पड़ेंगी, ट्रेन बनवानी पड़ेगी, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है। और जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो तो लोग क्या सोचते हैं कि उसको फटाफट प्राइस बढ़ा के उसे कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करने नहीं देगी। और ये भी जब तक इंडियन रेलवे है वो सस्ते में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो लोग महंगी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वहां पे जाएंगे नहीं ट्रैवल करने के लिए। जैसे मेट्रो का किराया देखो कितना महंगा है एज कंपेयर टू रेलवे, आई बात समझ में। तो इस तरीके से ना इंडियन रेलवे के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाता। अब ये तो मैं देख रहा हूं गवर्नमेंट प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही। अब कुछ चीजों को और समझते हैं रेलवे के अंदर, तो वेलफेयर के लिए काम तो करती है, लेकिन अब इंडियन रेलवे भी तेज है। इंडियन रेलवे ने क्या सोचा कि हम सिर्फ गरीबों के लिए काम क्यों करें, जिनको बेटर फैसिलिटी चाहिए हम उन्हें बेटर फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए रेलवे के भी कुछ वो बना दिए गए चेंज यानी कि मल्टीपल फैसिलिटी बना दी गई रेलवे के अंदर ही, फीचर्स बना दिए गए। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक तो था जनरल क्लास, जहां पे भेड़ बकरी की तरह आदमी ठूस देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने ट्रेन में ट्रेवल किया हो तो उसने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा इस चीज को, क्योंकि जनरल के भी डिब्बे रिजर्व होते हैं जहां पे कोई टिकट चेक नहीं जाता, अनलिमिटेड लोग घुस जाते हैं सस्ते किराए में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जनरल। फिर एक आता है डिब्बा, इसको बोलते हैं स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास एक तरह से बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, जो कम प्राइस रेंज में आराम से लेट वेट के जाना चाहते हैं, वहां पे आ गया स्लीपर क्लास। फिर एक आता है कि अगर मान लो कि हमें किसी को अगर अच्छी फैसिलिटीज के साथ रेलवे में ही ट्रेवल करना है तो उसके लिए क्या आता है, एसी। अब एसी के भी 3 बना दिए, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड, जहां पे अलग अलग प्राइस रेंज में उन्हें अच्छी से अच्छी बेटर से बेटर फैसिलिटी देने का ट्राई करती है इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इंडियन रेलवेज ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही, हमने देखा इंडियन रेलवे मोनोपोली क्यों क्रिएट करके बैठी है। अब बात है, कुछ लोग ये बोलेंगे बस का ऑप्शन भी तो है ट्रेवल करने के लिए। बिल्कुल, मैंने आजकल ये भी सुना है कि हर जगह ट्रेवल करने के लिए बस का ऑप्शन भी आ चुका है, लेकिन बस इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती जितनी अच्छी रेलवे कर सकती है, क्योंकि बस को आखिरकार चलना तो रोड्स पे ही है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन रेलवे की, तो रेलवे एक तरह से बेटर ऑप्शन है किसी को भी ट्रेवल करने के लिए। अब समझते हैं इससे आगे के पॉइंट्स। अब इसमें क्या है, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली के फीचर की बात करूंगा, पहला क्या आता है, सिंगल सेलर, कि मात्र एक सेलर होगा, यानी कि मोनोपोलिस्ट फिक्सेस प्राइस। जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस को फिक्स करेगा। एंड क्वांटिटी वेयर इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, मतलब मोनोपोलिस्ट वो प्राइस फिक्स करेगा। मैंने तो एग्जांपल रेलवे का दिया था पर हम उसको भी इग्नोर करते हैं। अगर कोई भी कंपनी मोनोपोली लेके बैठी है, यानी कि अगर सिर्फ वो और वो ही उस गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती है, तो वो आराम से जो मर्जी प्राइस फिक्स करे, जो मर्जी क्वांटिटी सेल करे, लोगों को परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कुछ भी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, मोनोपोलिस्ट फिक्सेस प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। अब मैं एक चीज समझाता हूं, कई बार क्या होता है, मार्केट फोर्सेस जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं किसी भी चीज के प्राइस को लेके, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जो मोनोपोली फॉर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती कभी भी। वो खुद का प्राइस खुद ही बनाती है, खुद की क्वांटिटी खुद ही बनाती है। यहां पे 2 वेरिएबल आते हैं, प्राइस
और क्वांटिटी दोनों को ये खुद फिक्स करती है, ताकि और वो प्राइस और क्वांटिटी फिक्स करती है जहां पे उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी कि वो क्या अर्न करे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे। दूसरा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, यानी कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया था रेलवे के अंदर, वो है तो सब्स्टिट्यूट पर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है जो अवेलेबल हो। भाई बात समझ में? तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, यानी कि लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। जो क्या लिखा हुआ है, इट इज एसेंशियल दैट द फर्म सेल्स अ यूनिक प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मोनोपोली क्रिएट करनी है तो उसका कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा जो मार्केट में कोई और सेल ना कर रहा हो, ठीक है, विच कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर प्रोडक्ट, जिसको हम किसी और भी प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तीसरा क्या आता है, नो एंट्री। एंट्री बैरियर होनी बहुत जरूरी है। जैसे रेलवेज में एंट्री बैरियर है, अगर कोई भी कंपनी मोनोपोली एंजॉय कर रही है तो लोग उसमें उसके प्रॉफिट को देख के उसमें घुसने का ट्राई करते हैं, और भी फर्म उसमें एंटर करने का सोचती है, अपना पैसा लगाने का सोचती है, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी है। कैसे कैसे सोचते हैं वो समझते हैं। पहला, हो सकता है कि वो अपनी मोनोपोली सर्विसेज के लिए प्राइस ही इतना कम ले रहा हो कि कोई और कंपनी उस प्राइस में उस चीज को प्रोवाइड करना अफोर्ड ही ना कर पाए, जैसे रेलवे कर रही है, क्योंकि रेलवे के प्राइस में कोई और कंपनी एंटर करे वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी बात समझ में? तो ऐसा, ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, लाइसेंस ना हो किसी और कंपनी के पास, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लाइसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना लाइसेंस के वो काम कर ही नहीं पाओगे, तो ऐसी कंपनीज में घुसना भी पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि इंडियन रेलवेज, जब तक इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती कि आप भी रेलवे के अंदर एंटर कर सकते हो, तब तक और कोई फर्म वहां पे एंटर नहीं कर सकती है। तो ये चीज हो सकती है। तो नो एंट्री। तो अ मोनोपोलिस्ट यूजुअली अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ये क्या बनाती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाती है इन द लॉन्ग रन, एज देयर इज नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंट्री होती नहीं है ऑफ द न्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री। सो प्रॉफिट अर्न बाय मोनोपोलिस्ट इज नॉट वाइप्ड आउट। तो जो प्रॉफिट अर्न किया वो कभी भी खत्म नहीं होता, एज इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में केस, अब मैं समझाऊंगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। एक ऐसी मार्केट जहां पे लोग कट मर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि प्राइस सेम है। जैसे मान लो ये मार्कर है, अब इस मार्कर को अलग कंपनीज बना रही है बहुत सारी, लेकिन इसका प्राइस सेम है, तो मेरा मन करेगा मैं जिससे मर्जी से खरीदूंगा, क्योंकि सारी की सारी फर्म ये सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रेट पे सेल कर रही है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा होता, सबके सब लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। वेयर प्रेजेंस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अट्रैक्ट न्यू फर्म इन द इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहाँ पे अगर किसी को सुपर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको देख के और लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ताकि वो एंटर कर पाए इस मार्केट के अंदर और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर पाए। और इसके चक्कर में क्या होता है, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कोई कंपनी अर्न कर भी रही है, अब और फर्म एंटर कर जाएंगी, और फर्म जब एंटर करेंगी तो इसके प्रॉफिट का हिस्सा उनके पास जाना शुरू हो जाएगा, तो ये भाई भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा और वो भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएगा। अब आते हैं आगे, फोर्थ, गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो मोनोपोली कंपनी होते हैं इनका एक ही काम होता है, क्या, कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, किसी भी हाल में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम रखे, इंक्रीज करने की कोशिश करते रहे। क्यों? क्योंकि जब इनकी कंपटीशन में और कोई फर्म होता ही नहीं है तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते, तो ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे वो सिर्फ इनके बिकेंगे, तो इनके पास प्रॉपर चांस होता है कि क्या करे, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करे। कैसे करते हैं लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम, उसके लिए हम अगले आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, जहां पे हम ग्राफ से समझेंगे कि मोनोपोली कब लॉस अर्न कर रही होती है, ठीक है, और कब उनका ब्रेक इवन आता है, कब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने होते हैं, और कब वापस उनका प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाता है। अब आते हैं लास्ट पे, अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं सप्लाई कर्व पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सप्लाई कर्व क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे मैं तब सप्लाई बढ़ाऊंगा, यानी कि तब मैं ज्यादा प्रोडक्ट सेल करूंगा। लेकिन यहाँ पे सप्लाई कर्व अब्सेंस होता है। उसका एक मेन रीजन क्या है कि प्राइस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, प्राइस एक मोनोपोली कंपनी कुछ भी रखे, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है उसको बाय करने के अलावा, क्योंकि अगर उस कंपनी की एग्जैक्ट में नीड है, अगर वो जो कंपनी मोनोपोली बना के बैठी है उसकी गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों को उसके गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, तो उनके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है उस कंपनी के पास जाने के अलावा कि उस कंपनी से उस सामान को खरीदे, जब वो किसी भी प्राइस में मिल रहा हो, एक्स में मिल रहा हो, वाई प्राइस में मिल रहा हो, जेड प्राइस में मिल रहा हो, ठीक है, वो चाहे प्राइस को बढ़ाए चाहे घटाए, वो उसकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस ना अवेलेबल होने की वजह से वो पूरा फायदा उठा सकती है वो कंपनी।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से वहां पे सप्लाई कर्व तो होता ही नहीं है, देयर इज नो सप्लाई कर्व, क्योंकि वो जो भी सामान जो भी सामान बनाएगी और उसकी डिमांड है तो वो कंप्लीट बिक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कंपनी जो अगर मान लो कंज्यूमर है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि दो कंपनीज है, एक कंपनी एक्स है एक कंपनी वाई है, एक्स जो है एक्स और वाई दोनों सेम गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। एक्स ने अपने गुड्स के प्राइस बढ़ा दिए, तो अब लोगों के पास ऑप्शन है कि वो वाई के पास जाए और वो सेम गुड्स कम प्राइस पे ले ले, लेकिन यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है। यहां पे तो गुड्स बनाए इसी ने, प्राइस इसने लगाए, जो इसे लगाए लोगों को पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारा मोनोपोली का एक छोटा सा कंसेप्ट, और अगले आने वाली वीडियोस में हम इस लेसन को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और डीप में बात करेंगे मोनोपोली फर्म के बारे में और भी बहुत सी चीजों के ऊपर, ठीक है। और अलग अलग तरह के ग्राफ्स समझेंगे और खासकर ये समझेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न करती है। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं बैठ रहा हूं बोर्ड के सामने से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं बैठ रहा हूं बोर्ड के सामने से।